हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। तो ये जो प्रीवियस अपडेट वीडियो था अपना, 4 मार्च को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। और क्रूड ये वीडियो के टाइम पे ट्रेड कर रहा था अराउंड $73। और यहाँ पर अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड 24,480। तो ये पॉइंट से अभी तक, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके पहले देखना और फिर आना इस वीडियो पे जो कि हम आज डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 हफ्ते बाद हमने ये अपडेट वीडियो क्रिएट की है। और यहाँ पर जो प्रीवियस हमारा वीडियो था वो था 4 मार्च को। और उसके बाद आप देखोगे तो इंडिया विक्स के अंदर वन साइडेड अप मूव मिला है आज के सेशन में। हालांकि 10% से इंडिया विक्स डाउन साइड में है, बट पिछले अपडेट से लेके अभी तक काफ़ी बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 4 मार्च के बाद से यहाँ पर ये 4 मार्च का कैंडल है और ये पॉइंट से ऑलमोस्ट 10% डाउन आ चुका है। और प्रीवियस अपडेट में हमने बात किया था कि भाई क्या निफ्टी और लोअर जा सकता है, तो हमने पिछले जितने भी क्रैशेस थे उनके बारे में बात करी थी। और ये हमने बात की थी कि भाई ऑलमोस्ट 17% यहाँ से डाउन जा सकता है। सेंसेक्स की हमने जो बात करी थी, सेंसेक्स वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 79,100। तो वहाँ से हमने बात करी थी कि भाई 71,900 तक क्या सेंसेक्स जा सकता है। तो सेंसेक्स ने उसी तरीके से मूव किया और जो लो बनाया है 71,774 का बनाया है। तो ऑलमोस्ट एक महीने का वन साइडेड मोमेंटम डाउन साइड में हो चुका है। अभी मार्केट किस तरीके से पोजीशनड है उसको समझेंगे। सबसे पहले इंडिया विक्स पर चलेंगे और इंडिया विक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप प्लेन एंड सिंपल विदाउट एनी इंडिकेटर चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर इंडिया विक्स ने लो टू हाई बेसिस पे, अगर हम सिर्फ मार्च के महीने की बात करें तो 2 मार्च से लेके जो लोवेस्ट पॉइंट था वहाँ से लेके जो हाईएस्ट पॉइंट है, इंडिया विक्स ने ऑलमोस्ट 124% का अपसाइड में मोमेंटम किया है आज। हालांकि 10% से इंडिया विक्स डाउन है। तो प्रीवियस जितनी भी अपडेट वीडियोस हमने बनाई है वहाँ पर हमने बात करी थी कि भाई जब भी इंडिया विक्स अप साइड में मूव करेगा तो इन जनरल मार्केट्स का जो ट्रेंड रहता है वो डाउन साइड का रहता है। तो 124% अपसाइड में इंडिया विक्स मूव किया पिछले महीने। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी ने कितना करेक्शन दिखाया है 2 मार्च से। 2 मार्च की जो क्लोजिंग थी 24,873 से लेके, और जो लो बनाया है ऑलमोस्ट 10% डाउन। 2590 पॉइंट्स का डाउन साइड में मोमेंटम किया है निफ्टी ने वन वे। पूरा महीना मार्च का वन वे सेलिंग रही है, डायरेक्शनल मार्केट्स रही हैं। जहाँ पर हमारी इंडियन मार्केट्स वन साइडेड डाउन थी, निफ्टी 50 को आपने देखा डाउन साइड में है। सेंसेक्स को आप देखोगे तो सेंसेक्स भी डाउन साइड में है। फिन निफ्टी को देखोगे तो फिन निफ्टी भी वन साइडेड फॉल के अंदर है। बैंक निफ्टी भी वन साइडेड फॉल के अंदर है। मिड सेलेक्ट इंडेक्स भी वन साइडेड फॉल के अंदर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 मार्च से जो 2 मार्च की क्लोजिंग थी वहाँ से जो लोवेस्ट पॉइंट मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने हिट किया है दैट इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 8.7%। तो इतना डाउन हुआ है मार्केट। और बाकी जो चीज़ों की हमने बात करी थी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 73। तो 73 के बाद से जो हाई लगाया है क्रूड ऑयल ने 112 का लगाया है। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करी थी $120 और $150 क्या क्रूड ऑयल जा सकता है। तो 120 और 150 तो नहीं गया, बट $112 का हाई बनाया। और अभी भी करंटली आप देखोगे तो पिछले अपडेट पे जो चीज़ $73 पर बैरल ट्रेड कर रही थी आज वो चीज़ ट्रेड कर रही है अराउंड $95 पर बैरल। गोल्ड के बारे में भी हमने बात करी थी। गोल्ड वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड दिस जोन। तो गोल्ड 5,000 के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा था और गोल्ड ने भी जो लो लगाया है लास्ट अपडेट के बाद ऑलमोस्ट 20% डाउन गया था गोल्ड। अभी हालांकि पिछले 2 सेशन से गोल्ड अपसाइड में मूव कर रहा है, बट
ओवरऑल जो ट्रेंड था वो डाउन साइड का था गोल्ड के अंदर भी। क्रूड के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट था, अभी भी वो इंटैक्ट है। फिर हमने बात करी थी बीटीसी के बारे में, बीटीसी और इथेरियम के बारे में। तो बीटीसी में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि बीटीसी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। ये कैंडल थी 4 मार्च की। हमने यहाँ पर बात करी थी कि आने वाले सेशंस में आप बीटीसी को अपसाइड में मोमेंटम करता हुआ देख सकते हो, बट बीटीसी के अंदर एक काफ़ी तगड़ा सेल जोन था अराउंड $76,000, और वहाँ से बीटीसी ने एक डाउन मूव दिखाया। अभी करंटली बात करें तो बीटीसी इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $68,600। तो सारा मार्केट का सिनेरियो समझते हैं। इंडिया विक्स 10% से डाउन है। तो जब तक इंडिया विक्स के अंदर अब हमें एक कूल ऑफ नज़र आएगा, डाउन साइड में मोमेंटम नज़र आएगा, तब तक जो मार्केट्स का जो मूवमेंट रहेगा वो कुछ ना कुछ अपसाइड का रहेगा। आज के सेशन में अगर आप देखोगे तो मार्केट्स में जो ओपनिंग हुई थी उसको देखते हैं हम, प्रीवियस क्लोज से कितना ऊपर मार्केट खुली थी। तो जो पिछला सेशन था उसकी क्लोजिंग हमें कहीं ना कहीं मिली थी 22,300 के अराउंड, और आज की जो ओपनिंग हमें मिली वो ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर जाकर मिली, 22,890 के अराउंड हमें आज की ओपनिंग मिली थी। बट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमें वो डाउन साइड में ही आकर दी है। तो ओवरऑल जो एक ट्रेंड का सिनेरियो है वो डाउन साइड का है। बायस जो लार्जर ट्रेंड की है वो डाउन साइड की ही है। अभी भी कोई ऑप्टिमिज्म हमें नहीं प्लान करना है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो जाना है। ये बॉटम क्रिएट हो गया है वो भी नहीं हमें सोचना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ उसका रीजनिंग मैं आपको देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का प्राइस अभी हमारा निफ्टी का चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो टॉप से जो ऑल टाइम हाइस थे निफ्टी के, वहाँ से ऑलमोस्ट 15% प्राइस रिट्रेस कर चुका है, और आज के क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14.7% से निफ्टी डाउन है अपने ऑल टाइम हाइस से। तो क्या यहाँ पर हमें अब बुलिश हो जाना चाहिए? क्या ये करेक्शन ओवर हो चुकी है, या फिर हमें और डाउन साइड का वेट करना चाहिए? वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ऑलमोस्ट पिछले कितने हफ्तों से हमें सेलिंग दिख रही है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक। तो ऑलमोस्ट 5 हफ्तों से हमें निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम दिख रहा है वो डाउन साइड का दिख रहा है। आज हालांकि पॉजिटिव कैंडल हमें वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव कैंडल नज़र आ रही है, बट अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो मार्केट्स ने ओपनिंग अपसाइड पे दी, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें नीचे ही आकर मिली है। आज का जो क्लोज मिला है हमें 22,680 के अराउंड मिला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ को एवरेज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर अगर हमने पोर्टफोलियोज़ नहीं बना रखे हैं तो क्या हमें न्यू बाइंग, फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए? अभी मैं ये बोलूँगा कि आपको दोनों ही सिनेरियोज़ को एक तरीके से बिल्कुल ही इनवैलिड कर देना है। ना तो हमें अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ को अभी एवरेज करना चाहिए, ना ही हमें यहाँ पर फ्रेश बाइंग करनी चाहिए इन स्टॉक्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम नहीं एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ईटीएफ्स को हम बाय कर सकते हैं जाके। अगर आपको ईटीएफ नहीं पता है तो कमेंट्स में जाके ईटीएफ लिख देना, ईटीएफ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, रिवर्सल को हमने नहीं चेज करना है। रिवर्सल हम कब प्लान कर सकते हैं? ओनली अबव 24,000। तो जब तक निफ्टी 24,000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जब तक उस एरिया को रिकैप्चर नहीं करता है, 24,000 समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे है, जब तक ये एरिया को निफ्टी रिकैप्चर नहीं कर लेता है तब तक हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है अबाउट मार्केट्स। जब तक इस एरिया के नीचे सस्टेन करेगा तब तक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी। बट बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर बेरिश भी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो ये ट्रंप के टैरिफ वाली न्यूज़ थी जिसने एक लो क्रिएट करा था अराउंड 21,750, ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये ऑलमोस्ट टैप कर चुका है। इससे बहुत ज़्यादा दूर अब हम लोग नहीं है।
22,290 का जो लो क्रिएट हुआ है, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखोगे तो बहुत नीचे नहीं है हमारे पास सपोर्ट जोन, तो यहाँ से एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो मिल सकता है। 24,000 के नीचे नीचे जब तक हम सस्टेन करेंगे तब तक हम अपना बायस डाउन साइड का रखेंगे। अगर किसी तरीके से मार्केट्स 24,000 के नंबर को रिकैप्चर कर लेती है तो वहाँ पर हम फिर प्राइस को रीड करेंगे और फिर प्लान करेंगे कि भाई फ्रेश ऑल टाइम हाइस की तरफ निफ्टी जा सकता है या नहीं। इसी तरीके से अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर भी हमने 71,900 का एक टारगेट एरिया प्लान करा था जब सेंसेक्स वॉज ट्रेडिंग अराउंड 79,100। ये एरिया पे हमने प्लान किया था कि भाई सेंसेक्स 71,900 को टैप कर सकता है, जो कि उसने किया भी। जो लो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, लो क्रिएट हुआ है अराउंड 71,774 का। हमारा जो पर्सनल टारगेट था वो 71,900 का था। तो डाउन साइड के टारगेट्स अभी तक मीट हो चुके हैं पिछले एक महीने के अंदर। बट यहाँ पर हमें ना तो ये समझना है कि भाई एक बॉटम क्रिएट हो गया है, ना फिर हमें ये सोचना है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें इम्पल्सिव सेलिंग और कंटिन्यू दिख सकती है। तो यहाँ पर मार्केट्स थोड़ा सा एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन फॉर्म कर सकती है और आने वाले हफ्तों के अंदर हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर इंडाइसिस को लेके? तो जितने भी इंडाइसिस हैं वहाँ पर हमें नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को प्ले करना है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? स्ट्रैंगल्स हो गए, स्ट्रैंगल्स हो गए, स्ट्रैडल्स हो गए, ये सब हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट जब तक इंडिया विक्स इज ट्रेडिंग अबव 15%, तब तक हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग भी प्रेफर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी हमें एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन मिलती है इंडिया विक्स के चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर हमें और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट्स के अंदर। बात करें अगर हम क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की पोजीशनिंग देखते हैं। क्रूड ऑयल को अगर आप देख पा रहे होगे तो क्रूड ऑयल अभी भी एक हायर हाइज एंड हायर लोज के फैशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। कोई भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रीच नहीं हुआ है डाउन साइड के अंदर। तो जब तक नए हाइज बना रहा है तब तक हमें इसके अंदर जो अपना बायस है वो पॉजिटिव ही रखना है। जैसे ही कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रीच होता है डाउन साइड पे ऑन डेली टाइम फ्रेम, तब हम इसके अंदर एक करेक्शन देखेंगे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेके आ सकता है अप टू द एरियाज ऑफ $80 पर बैरल। और अगर $80 को भी डाउन साइड में ब्रीच कर देता है तो ऑलमोस्ट $73 का जो एरिया है वहाँ तक हमें क्रूड ऑयल आने वाले दिनों में दिख सकता है। बट इसके लिए क्या क्या चीज़ों का हमें सहारा लेना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो ग्लोबल टेंशन चल रही हैं, जो ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है, उसके अंदर एक सीज़ फायर वाला सिनेरियो हमें सीक आउट करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पर कुछ सीज़ फायर की बातें चलती हैं तो हमें क्रूड के अंदर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिसके दौरान हमें इक्विटी मार्केट्स के अंदर और रिस्क मार्केट्स के अंदर एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, बुलिश बायस यहाँ पर नहीं डेवलप करेंगे फॉर रिस्क मार्केट्स। रिस्क मार्केट से मेरा मतलब ये है कि जितने भी आपके इंडियन मार्केट के जो इंडाइसेस हैं वहाँ पर आप ज़्यादा फोमो वाले ट्रेड्स नहीं प्लान करोगे, बहुत ज़्यादा बुलिश बायस नहीं डेवलप करोगे। अगर आप लोग फॉरेन मार्केट्स को भी ट्रेड करते हो तो एसएमपी को देखोगे अगर आप, तो इसने भी ऑलमोस्ट अपने लो से और अभी करंटली जहाँ ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 5% का अपसाइड में मोमेंटम किया है। बट क्या हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बुलिश हम यहाँ पर तब तक नहीं होंगे जब तक सारी चीज़ें हमारे फेवर के अंदर नहीं आती हैं। DXY को अगर आप देखोगे तो DXY के अंदर $100 का एक एरिया हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि भाई $100 के ऊपर अगर DXY सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है इन रिस्क मार्केट्स। रिस्क मार्केट्स के अंदर आपकी इंडियन मार्केट्स भी कवर हो गई, यूएस मार्केट्स भी कवर हो गई, जापान भी कवर हो गया, लंदन भी कवर हो गया, आपका क्रिप्टो भी कवर हो गया। तो जब तक ये $100 के नीचे है तब तक एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। बट जिस दिन DXY के अंदर हमें एक
पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है अबव $100, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैनिक का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है और हमें रिस्क मार्केट्स के अंदर एक बढ़िया सेल ऑफ दिख सकता है। इवन गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो लो से हाई बेसिस पे, लो से और अभी करंटली जहाँ गोल्ड ट्रेड कर रहा है वहाँ तक ऑलमोस्ट 16% का अपसाइड में मोमेंटम ये कर चुका है। तो क्या हमें यहाँ पे गोल्ड को लेकर के बुलिश बायस डेवलप कर लेना चाहिए? ये चीज़ मैं बोलूँगा आपको, इसका आपको वेट करना पड़ेगा अप टू द एरियाज ऑफ 5000। जब तक $5000 का जो नंबर है, जब तक XAU USD के अंदर $5000 का एरिया जो है उसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है, तब तक हमें बुलिश बायस नहीं डेवलप करना है गोल्ड के अंदर। 5000 तक भी ये जो एक स्ट्रेच बचा हुआ है, यहाँ तक भी जाके गोल्ड नेगेटिव ही रह सकता है। और ये एरिया पे अगर हमें फिर से कोई प्राइस के अंदर वीकनेस दिख सकती है तो गोल्ड कैन गो फॉर अ न्यू लो। और ये जो रिसेंट लोज है ऑफ 4100, ये भी डाउन साइड में ब्रीच हो सकते हैं। रिसेंट लो जो बना है 4022 का बना हुआ है, तो अगर 5000 के आसपास जाके गोल्ड के अंदर हमें फिर से कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, कोई बेरिश कैंडल फॉर्मेशन दिखता है, तो फिर हम इसको फर्दर डाउन साइड में आता हुआ देख सकते हैं। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमें छोटे टारगेट्स रखने हैं इधर साइड पे। अगर हम बुलिश ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं गोल्ड के अंदर तो भी हमें टारगेट्स थोड़े कंजर्वेटिव रखने हैं, और अगर हम बेरिश टारगेट्स प्लान कर रहे हैं तो भी हमें अपने जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हैं वो कंजर्वेटिवली ट्रेड करना है। बात करें अगर इथीरियम की, तो इथीरियम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है। पहले हम प्लेन चार्ट को रीड करेंगे, उसके बाद हम इंडिकेटर के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि इथीरियम करंटली कहाँ प्लेस्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे, एक लो जो इथीरियम के अंदर बना वो बना $1736 के अराउंड। उसके बाद जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था दैट वाज समवेयर अराउंड 2180। ये पॉइंट को यहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली इथीरियम ने ब्रेकआउट किया और जो हाई क्रिएट किया वो क्रिएट किया अराउंड 2380। तो 2380 का हाई बनाया। उसके बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिली इथीरियम के अंदर। सेलिंग के बाद एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद एक और लेग डाउन मिला हमें। बट जो प्रीवियस लोज थे ऑफ अराउंड 1940, ये डाउन साइड में ब्रीच नहीं हुए। तो जो एक बायस है प्राइस का वो अभी अपसाइड का ही मेंटेन है। बट जब तक 2200 का जो एरिया है, 2200 का जो एरिया है, जब तक ये अपसाइड में ब्रेक एंड क्लोज नहीं होता है, कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हमें ऐसी नहीं मिलती है जो हमें 2200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे ऑन डेली टाइम फ्रेम, जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक इथीरियम के अंदर भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के सिनेरियो है। जैसे ही हमें 2200 के ऊपर इथीरियम जाता हुआ दिखेगा, उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है इथीरियम के पास वो है अराउंड 2380, जो कि प्रीवियस हाइज की टेरिटरी भी है। जैसे ही 2380 को निकालेगा, नेक्स्ट टारगेट जो इथीरियम दे सकता है वो आपको दे सकता है टू द एरियाज ऑफ 2800। और ये जो हमारा अपसाइड का बायस है इथीरियम को लेके, ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक इथीरियम इज ट्रेडिंग अबव 1950। जिस दिन हमें कोई भी क्लोजिंग मिलती है बिलो द एरियाज ऑफ 1950, उसके बाद इथीरियम के अंदर हमें वीकनेस नज़र आएगी और 1950 के बाद जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। बट जब तक 1950 इंटैक्ट है तब तक जो इथीरियम को लेकर के बायस है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव का है। बहुत ज़्यादा बुलिश हम इसके अंदर कब होंगे? जब एटलीस्ट 2200 के ऊपर हमें डेली क्लोज मिलेगा और 2200 के बाद 2380 का जो रीसेंट हाई बनाया है पिछले महीने के अंदर, जब ये एरिया के ऊपर हमें एक डेली क्लोज मिलेगा तो हमें यहाँ से फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो इथीरियम के प्राइस को पुश कर सकता है अप टू द एरियाज ऑफ 2800। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और कोई चीज़ आपको अगर ऐसी नज़र आती है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूँ तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब एक बार हम इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे सारे ही इंडिकेटर्स को और समझने की कोशिश करेंगे
कि किस तरीके से हम इथेरियम के प्राइस को बुलिश या बेरिश कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज़ 2132। ये एरिया के ऊपर अगर हमें डेली लेवल पे क्लोजिंग मिलती है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो उसके बाद जो हमारा बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। बहुत ज़्यादा बुलिश बायसनेस हम कब डेवलप करेंगे? अबव 2192 या फिर 2200 का भी एरिया आप रख सकते हो। जैसे ही 2200 को ब्रीच करेगा तो इमीडिएट रेजिस्टेंस का एरिया हमें कौन सा नज़र आता है? 2358 से लेके और 2380 का, जो कि पिछले महीने का हमारा हाई है। डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में मेजर डाउन साइड मूव कब आ सकता है? 2030। ये एरिया अगर डाउन साइड में लूज कर देता है इथेरियम, तो फर्स्ट टारगेट जो हम रख सकते हैं डाउन साइड में वो रख सकते हैं अप टू द एरियाज ऑफ 1940, जो कि रीसेंट लोज हैं। और 1940 के अराउंड भी अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो 1878 तक इथेरियम हमें आता हुआ दिख सकता है इस महीने। बट ये चीज़ को हम कब कंसिडर करेंगे? जब हमें एक डेली क्लोज मिलेगा बिलो 2030। जब तक 2030 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक 2132 हमारे लिए एक फर्स्ट एरिया रहेगा टू डेवलप बुलिश बायस। उसके बाद 2200 का जो एरिया है, इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो हमारा बायस और साइड में शिफ्ट होगा। और अल्टीमेटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 2380 का। 2380 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद हम इथेरियम को न्यू हाइस के लिए चेज कर सकते हैं और 2600 से लेके 2800 तक के टारगेट्स के लिए हम इथेरियम को प्ले कर सकते हैं। ये तो बात हुई हॉरिजॉन्टल लेवल्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की। अब अगर हम बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो आरएसआई को अगर आप देखोगे तो आरएसआई इथेरियम का जो डेली टाइम फ्रेम का है वो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 53.57। और 50 से ऊपर का जो आरएसआई होता है, 50 से ऊपर का जो आरएसआई होता है, वो इन जनरल ये डिपिक्ट करता है कि जो मार्केट का बायस है वो अपसाइड का है। अगर नेक्स्ट इंडिकेटर को हम कंसिडर करें जो कि है एमएसीडी, एमएसीडी को अगर आप देखोगे तो काफ़ी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बट जिस दिन यहाँ पर भी हमें एक अपटिक मिलेगा और ये अपनी ज़ीरो लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जो बायस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का रहेगा। और 2380 तक के जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वहाँ तक हम इथेरियम के प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं। बट ये सब होने से पहले ज़रूरी क्या है? इथेरियम हमें एक डेली क्लोजिंग दे अबव द एरियाज ऑफ 2132। इस एरिया के ऊपर हमें जिस दिन डेली क्लोज मिलेगा ऑन इथेरियम, तो वहाँ से हमारा जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। इनवैलिडेशन इस ट्रेड का क्या रहेगा? इनवैलिडेशन सिंपली रहेगा अगर इथेरियम के अंदर 2080 का जो एरिया है ये इथेरियम लूज कर देता है और डेली क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है बिलो द नंबर ऑफ 2080, तो उसके बाद जो बायस रहेगा वो डाउन साइड का हो जाएगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।